आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आजकल हम लोग देख रहे हैं 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। और बच्चों, आप लोग सीरियल क्रम में आप देखते जा रहे हैं सभी वीडियो। इसमें पिछली वीडियो में हमने बात किया था रदरफोर्ड मॉडल पर, और उसमें भी आपने रदरफोर्ड का स्कैटरिंग प्रभाव देखा था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो उसमें उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और डिस्कवरी के बाद उन्होंने उसके आधार पर अपना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था, और उसके आपने उसको डिटेल से समझा था। तो बच्चों, उसके पॉइंट्स मैं आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये है जो क्यों आया, और जो है मतलब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या ड्रॉबैक थे कि उसके आधार पर इसको लाया गया। तो सबसे पहले हम लोग एक कड़ी वहाँ से देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो है कि जो है ड्रॉबैक बताया गया था जो है मैक्सवेल के द्वारा। तो मैक्सवेल ने ये बताया, मैक्सवेल ने बच्चों ये बताया कि जो एटम है और एटम के बीच में जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस, तो इन्होंने ये बताया कि यहाँ एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड द न्यूक्लियस जो है कि काफ़ी ऑर्बिट होती हैं, और उस ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के कारण जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, मूविंग पार्टिकल है और चार्ज भी है। तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएशन को जो है कि लॉस करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ये यहाँ से अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। तो एनर्जी को लॉस करने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों कि इसकी जब एनर्जी कम होती जाएगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो रेडियस है इसका लगातार डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, और डिक्रीज होने के कारण ये जो है स्पाइरल के रूप में इस तरीके से ये ऐसे होना चालू हो जाएगा, और अंत में ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे नज़दीक आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा न्यूक्लियस में, और ये गिर जाएगा। तो जिसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी मैक्सवेल ने अपना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आधार पर ये बताया कि इसके आधार पर कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो लगातार कम होती चली जाएगी, क्योंकि अपनी एनर्जी को लॉस करता जाएगा। क्यों करता जाएगा? क्योंकि एक मूविंग और चार्ज पार्टिकल है। यानी इन्होंने जो है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक आधार पर, यानी विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर इसको बताया था। तो बच्चों, इसको सही मॉडिफाई करने के लिए बोहर एटॉमिक मॉडल लाया गया, जिसमें कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने इसको मॉडिफाई किया और अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसको समझेंगे भी, और साथ ही साथ में देखिए पॉइंट्स को भी देखेंगे, क्योंकि ये आपको लिखना भी होता है। तो बच्चों, इसमें देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ये देखें कि इन्होंने मैक्सवेल ने तो ये बता दिया कि अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, मगर ये बोहर एटॉमिक मॉडल क्या बता रहे हैं? इन्होंने पहले देखिए इसमें कह रहे हैं इट इज ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी इनके जो मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। तो ये कहते हैं कि ये जो मॉडल है ये किस पे आधारित है? ये क्वांटम थ्योरी यानी विकिरण के क्वांटम थ्योरी पर आधारित है, जिसे हम लोग फिजिक्स का जो है कि क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स कहते हैं, यानी जो है कि विद्युत का प्रारंभिक नियम कहते हैं। इसके आधार पर इन्होंने दिया। तो इसमें कुछ पॉस्टुलेट बच्चों, तो पहला पॉस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम mvr इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। तो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है कि काफ़ी ऑर्बिट होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग नहीं करता। ये कुछ निश्चित ऑर्बिट में जो है कि रिवॉल्विंग करता है, चक्कर लगाता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के मल्टीपल होता है, उसकी गुणज होता है। तो यहाँ पर देखिए जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और पाई भी कांस्टेंट है, और n क्या है? होल नंबर, यानी एक पूर्ण संख्या है। तो बच्चों, ये कहने का मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है काफ़ी ऑर्बिट पॉसिबल हो सकती हैं, परंतु सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता। जैसे कोई बच्चा अगर कक्षा 10 में पढ़ रहा है तो वो कक्षा 10 में ही पढ़ेगा रोज़ लगातार, ये नहीं कि कभी वो 10 की क्लास में बैठेगा तो कभी 11 क्लास में बैठेगा तो कभी 12 क्लास में बैठेगा। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन अनेक कक्षाएँ होने के कारण, यानी अनेक ऑर्बिट होने के कारण किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग नहीं करता, वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के मल्टीपल होता है।
तो बच्चों इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई और उन्होंने कहा कि जिस ऑर्बिट में ये मोशन कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसकी एनर्जी जो होगी वो फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड होगी, यानी उसकी एनर्जी एक निश्चित होगी जिसमें चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। बच्चों आगे ये कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यूज सच एज h/2π, 2h/2π, 3h/2π और 4h/2π, 5h/2π etc. but cannot have fractional values such as 1.5h/2π, 1.2h/2π, 0.5h/2π। मतलब क्या है इसका मतलब ये है बच्चों, ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यूज, तो ये वैल्यूज एक होल नंबर में, एक मल्टीपल में आती है। जैसे अगर पहली जो है कि ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपका ये आएगा h/2π, तो पहले में लगा रहा है, अगर दूसरे में लगा रहा होगा तो ये होगा, यानी उसके बीच में कहीं नहीं होगा, यानी बीच का मतलब 1 और 2 के बीच में कोई हाफ नहीं होगा, जैसे 0.5 नहीं होगा, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, यानी 1.5 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, ये होल में आ सकता है, यानी पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरीके से। तो इन्हीं में वो चक्कर लगा रहा है, इनके बीच में कहीं नहीं आपको दिखाई देगा, यानी पहला ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट के बीच में कहीं चक्कर वो नहीं लगा रहा होगा। तो उस ऑर्बिट में जिसमें वो रिवॉल्विंग कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स होगी, तो उसमें चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, ये उन्होंने बताया। वो मूविंग पार्टिकल और चार्ज होते हुए भी, यानी उनकी एनर्जी निश्चित है, उनकी एनर्जी फिक्स है, तो उसमें वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा होगा। सेकंड पोस्टुलेट में बच्चों देखिए क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज द प्लैनेट, यानी ये कह रहे हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और रिवॉल्विंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और इन द सेम वे ये उसी तरीके से रिवॉल्विंग करता है जैसे किसी सन के चारों ओर प्लैनेट करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड द न्यूक्लियस जो है मूव कर रहा है। अब बच्चों अगले इसमें स्टार में देखिए पॉइंट में कह रहे हैं कि द अट्रैक्शन फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द अट्रैक्शन फोर्स, तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स की बात हो रही थी तो 2 प्रकार का फोर्स लग रहा था बच्चों। इसमें एक फोर्स हमारा लग रहा था कुलाम्बिक, कुलाम्बिक या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका जो डायरेक्शन था वो न्यूक्लियस की तरफ था। जैसे मैंने बताया कि 2 जो है कि चार्ज के बीच में जो कुलाम्बिक फोर्स लगता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये किसके बीच में लग रहा था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा था हमारा कुलाम्बिक फोर्स। ठीक है बच्चों, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज द इक्वल, ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन पर इसके द्वारा इस पर जो चक्कर लगा रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स और भी लग रहा है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से इसमें ये आप पोस्टुलेट देख रहे हैं, इसको और समझते हैं हम लोग। मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतना, हाँ तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कही कि हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर, और अच्छे समझते हैं इसको, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है कि कई कक्षाएं, एक कक्षाएं नहीं कई कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी MVR ये होगा आपका NH/2π का मल्टीपल होगा। तो इसमें चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम इतना होगा उसकी एनर्जी भी निश्चित होगी और उसमें चक्कर लगाने के दौरान वह अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। ठीक है, अब बच्चों जो इसकी एनर्जी होती है तो इसमें अगला पॉइंट में इन्होंने कहा, मैं समझा देता हूँ। अगले पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि अगर इनर ऑर्बिटल से अगर हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जैसे ये इसका इनर ऑर्बिटल हो गया, ये इसका आउटर ऑर्बिटल हो गया, अगर हम इसमें दोनों में बात करें तो ये इनर हो जाएगा, ये आउटर हो जाएगा। अगर इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो यह एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करेगा। अगर बच्चों ये आउटर ऑर्बिटल से इनर ऑर्बिटल में जंप कर रहा है, अगर ये आउटर ऑर्बिटल से इनर ऑर्बिटल में जंप कर रहा है तो यह एनर्जी जो है वो इमिट करेगा, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट ये किसके बराबर करेगा, ये दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर करेगा। यानी ये E2 - E1 बराबर h न्यू,
ठीक है। और इसी को हम लोग कहेंगे डेल्टा ई बराबर एच न्यू, और न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, तो यानी डेल्टा ई बराबर हो जाएगा ई एच सी अपॉन लेमडा। ये इन्होंने बताया। तो बच्चों इन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी का इमिट करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर करेगा, ठीक है। और इमिट कब करेगा? इमिट तब करेगा जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, तब वो क्या करेगा? इमिट करेगा। अगर वो इनर ऑर्बिटर से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी लोअर है, इसकी एनर्जी हायर है, तो उसको एनर्जी चाहिए होगा। अब जब आउटर से इनर में आएगा तो इसकी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इन जो है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जब वो जंप करेगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वह एनर्जी का इमिट करेगा। तो ये इन्होंने कहा बच्चों। अब इसमें बच्चों हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। हमने 2 पोस्टुलेट देख लिए थे, अब इसके आगे हम लोग तीसरे पोस्टुलेट देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए हमने 2 पोस्टुलेट देखे थे, उसके बाद हम लोग तीसरा पोस्टुलेट देख रहे हैं बच्चों, थर्ड पोस्टुलेट। तो इसमें कह रहे हैं एटम हैज न्यूक्लियस, एटम हैज न्यूक्लियस, एटम में जो न्यूक्लियस है वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। तो उस न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आगे कह रहे हैं बच्चों इसमें द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, यानी जो न्यूक्लियस का आकार है, साइज है, वो बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, एंड इट इज़ रिप्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द एटम। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एटम के सेंटर में होता है, ठीक बीच में होता है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बच्चों? सब इसी पर है। फोर्थ पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यानी जो पूरा ये एटॉमिक मॉडल जो है वो किस पर ये बात हो रही थी? एनर्जी की। यानी क्लार्क मैक्सवेल ने तो ये बता दिया था कि एनर्जी को लॉस करेगा, परंतु इस मॉडल में इसी को मॉडिफाई किया गया कि किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, तो उसमें एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है। और उन्होंने अपना ये जो बात कही वो इन सिद्धांतों पर कही जो हम लोग देख रहे हैं इसमें। देखिए, द इमिशन आर एब्जॉर्प्शन, यानी जो है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जो होगा इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये किसके रूप में होगा? रेडिएशन के। कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, यानी ये तभी होगा जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। यानी अगर वो जंप नहीं कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये इन्होंने बात कही। आगे कहते हैं एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर, जैसे मैंने अभी समझाया, जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट एंड इमिटेड। यानी ये कह रहे हैं कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी कब एब्जॉर्ब कर रहा है वो? व्हेन, जब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिटर, यानी जब इनर से आउटर ऑर्बिट में जब वो जंप कर रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड इमिटेड, और उत्सर्जित कब कर रहा है? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट, अगर आउटर से वो इनर ऑर्बिट में आ रहा है, अंदर वाले सेल में आ रहा है, तो वो जो है एनर्जी को इमिट कर रहा है। ठीक बच्चों, आगे कहते हैं ईच ऑर्बिट एसोसिएट विद द डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जो प्रत्येक ऑर्बिट है उनकी एक ऊर्जा निश्चित है, वो एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर इसीलिए दीज ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल, और इन जो जिनकी ऊर्जा निश्चित है उनको हम लोग एनर्जी लेवल कह रहे हैं बच्चों। और ये जो है क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, जो कि NH/2π, वहाँ पर जो n है वो क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है। यानी जो एनर्जी है ये इनकी दूरी, डिस्टेंस r पर निर्भर करती है, यानी जैसे जैसे r बढ़ती है इनका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करता है। यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियस के जो अराउंड द ये जो ऑर्बिट हैं, तो इनकी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इनका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। तो इसी को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं? 1 2 3 4 नंबरों से करते हैं, या फिर हम लोग इसी को कहते हैं KLMNO। यानी अगर हमारा ये न्यूक्लियस है और ये पहला है तो इसको हम लोग K कहेंगे और इसी को हम लोग 1 देंगे। यानी इसके बाद हमारे पास ये जो दूसरी आएगी इसको L, तो इसको हम लोग 2 देंगे। इसके बाद ये अगर M होगा तो इसको हम लोग 3 देंगे। इसी तरीके से आगे क्रम में होगा। तो इनको हम लोग क्या कह रहे हैं? एनर्जी लेवल कह रहे हैं, और ये हमारी मुख्य सेल हो गई। तो इस तरीके से बच्चों इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल जो है प्रेजेंट किया। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि क्लार्क मैक्सवेल का इन्होंने मॉडिफाई किस तरीके से किया और अपना एटॉमिक मॉडल किया।
परंतु बच्चों इनके भी एटॉमिक मॉडल में जो है कि कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो उन ड्रॉबैक्स को समझ लेते हैं। 2-3 पॉइंट है मुश्किल से, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ देखिए, तो बच्चों इनके ड्रॉबैक क्या रहे इसको हम लोग समझते हैं ड्रॉबैक को। तो देखिए ड्रॉबैक में बच्चों क्या था कि इनका जो मॉडल था वो ओनली वन इलेक्ट्रॉन एटम या आयन इनके लिए था बच्चों। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स हैं या आयन्स है, ये उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, ये उनके बारे में बताता है, परंतु मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन्स के बारे में ये नहीं जानकारी देता। जैसे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन, तो इसके लिए है जो है हीलियम प्लस, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इसी प्रकार Li+2 चार्ज, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, परंतु ये हीलियम या लिथियम ऐसे परमाणुओं के लिए ये नहीं है, या Li+ ऐसे के लिए नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या है कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले जो है कि एटम्स या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, परंतु बहु मल्टीपल इलेक्ट्रॉनों के लिए ये नहीं करता। दूसरी बात बच्चों जो है कि ये भी जो है फाइन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन नहीं करता। यानी दिस मॉडल डज नॉट, यानी हम इसको लिख सकते हैं दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम, यानी सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी ये नहीं करता बच्चों। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और बच्चों तीसरे पॉइंट में इनका एक ड्रॉबैक ये भी है, जो कि ड्रॉबैक सोमरफील्ड में भी रहा है, यानी ये जो है जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। बच्चों ये क्या होता है जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट? तो जैसे अगर किसी एटम को बच्चों अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, किस में रख रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं बच्चों, तो जो एक लाइन हमारी होगी, यह लाइन कई लाइनों में स्प्लिट कर जाएगी। यानी एक लाइन का किसी मैग्नेटिक मतलब किसी एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और एक लाइन अनेक लाइन में स्प्लिट कर जाती है, तो इस इफेक्ट को हम लोग जीमान इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट बोलते हैं। परंतु इसी एटम को अगर मैग्नेटिक में न रख के किस में रख दें? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो बच्चों इसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाए थे, इसीलिए इनका एटॉमिक मॉडल ये भी जो है फेल हो गया। तो बच्चों इस तरीके से कुछ पॉइंट्स इसके ड्रॉबैक के हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। और बच्चों इसी तरीके से आगे की कड़ी में हम लोग बात करेंगे बोहर मॉडल के एप्लीकेशन पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन की और उन पर न्यूमेरिकल की। तो बच्चों इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर लगातार, और जो बच्चे नए हैं इनको सब्सक्राइब करें। और बच्चे अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए, ठीक है? कमेंट्स करते रहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए। कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट्स लाइक ज़रूर करें और अन्य बच्चों तक इसको शेयर करें। तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।